हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के संपूर्ण कवरेज को लेकर चल रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 प्रश्न आप कर चुके हैं। प्रत्येक दिन शाम को 8 बजे हम आपके बीच में उपस्थित होते हैं और इस समय हम लोग इंडियन इकोनॉमी के फुल एंड फाइनल सीरीज पर बात करना है कि जहां से हमारे एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक को हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो सभी लोग एक बार वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर करेंगे और आज के सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं, धमाकेदार शुरुआत कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, 200 प्रश्नों की सीरीज को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें से हमारा 80 प्रश्न कंप्लीट हो गया, यानी 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गया और आज हम लोग 3rd पार्ट में हैं। तो चलिए एक बार शेयर कर दीजिएगा और बात करेंगे आज के। और अभी तक अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करिएगा। चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी जरूर डाउनलोड करिए। चलिए साथियों, अब बात करेंगे आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए शानदार तरीके से। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है? दिल्ली शेयर बाजार, कोलकाता शेयर बाजार, मुंबई शेयर बाजार या चेन्नई शेयर बाजार? भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार, ये एसएससी 2012 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा मुंबई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है कौन? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण है? घन नहीं, धन। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण है? वैकल्पिक धन, करेंसी नोट, सिक्के, चेक या बॉन्ड? वैकल्पिक धन यानी ऑप्शनल मनी, इसमें से कौन है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है, सीडीएस का प्रश्न है साथियों। तो निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धन? देखिए, करेंसी नोट ये तो आपका प्रत्यक्ष दिखने वाला है, बॉन्ड भी एक प्रकार का प्रत्यक्ष दिखने, माफ कीजिएगा, चेक, सिक्के प्रत्यक्ष दिखने वाला है, और ये चेक होता है, चेक एक प्रकार की क्या है? वैकल्पिक मुद्रा या वैकल्पिक धन है। और बॉन्ड धन के रूप में संचित करने वाला एक पत्र होता है, धन को संचित करने का एक माध्यम है बॉन्ड। लेकिन धन का संचयन नहीं पूछा, वैकल्पिक धन पूछा है आपके ऑप्शन में। तो वैकल्पिक धन क्या है? चेक, एक पेपर करेंसी जो आपकी पत्र मुद्रा के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd, देखिएगा, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस से मैंने लिया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बड़ा प्रश्न जरूर है, लेकिन इसको पढ़ेंगे, समझेंगे तो सही तरीके से जवाब देंगे। क्या है? बड़ी संख्या में एटीएम्स होने के बावजूद अब भी लोग बैंकों की शाखाओं में जाते हैं। इस मसले का कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? आपका प्रश्न यह है कि एटीएम आजकल हर जगह उपलब्ध हैं, बड़ी संख्या में हैं, फिर भी लोग आजकल बैंक की शाखाओं में आज भी उतने ही लोग जाते हैं जैसे पहले जाते थे। तो इसका कारण क्या है? कारण दिया है, यहां जमा राशि नहीं स्वीकारता, इसकी नगदी वितरण क्षमता सीमित होती है, मानवीय संपर्क का अभाव है। क्या कर रहा है कि यह जमा स्वीकार नहीं करता, फिर कर रहा है कि जो नगदी निकालता है ना, सीमित मात्रा में निकालता है, और तीसरा कह रहा है कि मानवीय संपर्क का अभाव। ये तीनों सही हैं। ये 3 कारण ही हैं जिसके वजह से आज भी हम लोग एटीएम्स होने के बावजूद भी बैंकों में जाते हैं, लाइन लगाते हैं। यहां जमा स्वीकार नहीं करता, कुछ ऐसी मशीनें हैं जो जमा स्वीकार करती हैं लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं करती। अगर करती भी है तो सबको उसका ज्ञान नहीं होता है, जो कहा गया मानवीय संपर्क का अभाव, और यह नगदी के वितरण क्षमता को सीमित कर देता है। कम से कम एक दायरा फिक्स है कि आप कितना पैसा एक बार में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक दर 1% घटा देता है, तो इसका क्या प्रभाव होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक दर 1% कम कर देगा, तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो देखिएगा, पहली बात तो यह समझिएगा कि बैंक दर क्या होता है दोस्तों। क्या? बैंक दर यानी बैंक रेट क्या है? तो बैंक रेट एक ऐसा ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घ अवधि के लिए ऋण देता है।
आरबीआई ऋण देता है बैंकों को लंबे समय के लिए, वह 1% अगर घटा देता है तो क्या होगा? जो आपके कॉमर्शियल बैंक होंगे वह सस्ते में ब्याज पाएंगे, उनके पास पैसा ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में या भारतीय अर्थव्यवस्था में मनी में वृद्धि हो जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था की तरलता बढ़ जाएगी। ऑप्शन क्या पूछ रहा है? बाजार में नकदी कम हो जाएगी, बाजार में अधिक नकदी होगी, वाणिज्यिक बैंक द्वारा अधिक जमाओं का संग्रहण किया जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इससे क्या होगा? बाजार में नकदी बढ़ जाती है, बाजार में नकदी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आरबीआई अगर सस्ते में बैंकों को कर्जा देता है तो बैंक भी लोगों को सस्ते में कर्जा देंगे, और सस्ते में कर्जा देने से लोग क्या करेंगे? कर्जा ज्यादा लेंगे, बैंक में पैसा भी कम जमा करेंगे, यानी जमा संग्रहण कम होगा, और इससे लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे। और लोगों के पास पैसे ज्यादा होने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में तरलता ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में, 1960 में, 1969 में या 1979 में? तो देखिए, भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने? 14 बैंक्स, 14 बैंकों का। उन 14 बैंकों का जिनकी कैपिटल, जिनकी पूंजी कितनी थी? 50 करोड़ से ज्यादा थी। कब किया गया था? जुलाई 1969 में। आपका ऑप्शन क्या होगा सही? 1969। इस समय आरबीआई का गवर्नर कौन था? तो इस समय आरबीआई के गवर्नर थे एल.के. झा, लक्ष्मीकांत झा। और देश का पीएम कौन था? यह भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देश का पीएम थी कौन? इंदिरा गांधी जी। और पहली बार भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया गया। बहुत सही साथियों, जबरदस्त तरीके से आप लोग वॉच कर रहे हैं, तो एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए हम लोग बात करेंगे आज के सेशन का 6 नंबर क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस बड़े ही शानदार प्रवृत्ति के हैं, बहुत ही अच्छे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित है? जल्दी से बताइए, इसमें से ऐसी वह कौन सी संस्था है जो ग्रामीण विकास के और कृषि के लिए ऋण प्रदान करती है? आईडीबीआई, नाबार्ड, सिडबी या आईसीआईसीआई? तो आपको पता होगा नाबार्ड एक ऐसी बैंक है जो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जानी जाती है, और यह कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र में काम करती है। और नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 12 जुलाई 1982 को हुआ। कब? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई, और शिवरामन समिति के सिफारिश पर। कौन सी समिति? शिवरामन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई। और नाबार्ड इस समय भारत की ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में काम करने वाली सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है। नाबार्ड कोई बैंक नहीं है, नाबार्ड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, कोई कॉमर्शियल बैंक नहीं है। हम नाबार्ड अपना खाता नहीं खुलवा सकते। नाबार्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम करता है कृषि क्षेत्र में। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है? सबसे प्रचलित माप मुद्रास्फीति का कौन है? मूल्य सूचकांक यानी प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई, औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक। जल्दी से बताइए, इसको बोलते हैं CPI-IW, इंडस्ट्रियल वर्कर। तो इसमें से ऐसी वह कौन सी विधि है जो महंगाई मापन की सबसे प्राक्कलन यानी उत्कृष्ट विधि मापी जाती है? तो इसको हम कहेंगे कौन? WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। बहुत सही, होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मूल्य सूचकांक एक ऐसी विधि है जो सबसे उत्कृष्ट विधि है, और भारत में इसकी शुरुआत हुई है 1942 से। यह कौन मापता है? तो यह मापता है आर्थिक सलाहकार कार्यालय। आर्थिक सलाहकार कार्यालय
कौन मापता है? आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 7, 8 नंबर जवाब दीजिएगा। भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? किसको जारी करने के लिए? कॉइन, सिक्के, टकसाल। भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए, सिक्कों को जारी करने का काम किसका है? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का है, वित्त मंत्रालय का है, यानी भारत सरकार का है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी जारी करती है। कौन सी करेंसी जारी करती है भैया? तो 2 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक की करेंसी को जारी करती है। कौन? आरबीआई। ये सिक्के वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए जाते हैं और करेंसी भी यहां जारी की जाती है। कितने की? 1 रुपए की करेंसी। 1 रुपए की करेंसी प्लस सिक्के, 1 रुपए की करेंसी और सिक्के कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 समझिएगा। कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं? व्यक्तिगत ऋण यानी पर्सनल लोन, प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र ऋण, व्यापारिक ऋण या कारपोरेट ऋण। जो कृषि या कृषि से संबंधित क्षेत्रों में ऋण दिया जाता है उसको बैंक किसमें रखते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र के ऋण में रखते हैं। किसमें? प्राथमिक। ये व्यापारिक ऋण, कॉर्पोरेट ऋण और व्यक्तिगत ऋण ये अलग होते हैं। व्यक्तिगत ऋण जो पर्सनल होते हैं, लोगों के ऊपर दिए जाते हैं। कृषि के लिए जो ऋण दिए जाते हैं, उद्योग के लिए जो ऋण दिए जाते हैं वो व्यापारिक ऋण होते हैं। कृषि के लिए जो ऋण दिए जाते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत होता है। तो क्या कहा कि कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए दिए जाने वाले ऋण को बैंक किसके अंतर्गत रखते हैं? तो प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 समझिएगा। दर जिस पर देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है और उसके विपरीत उसको क्या कहते हैं? विनिमय दर, मिबोर, लिबोर या आधार दर। तो मुद्रा का जो परिवर्तन होता है उसको विनिमय दर कहा जाता है, एक्सचेंज रेट कहा जाता है। कोई भी मुद्रा देशी मुद्रा में और देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा में अगर परिवर्तित होती है तो उसको एक्सचेंज रेट यानी विनिमय दर कहते हैं। लिबोर और विमोर का जो ये जो मिबोर और लिबोर का संबंध है दोस्तों, ये स्टॉक एक्सचेंज से है, ठीक है ना। और ये बेस रेट होता है वह दर जिस पर बैंक ऋण देने को हमेशा तैयार रहता है। 11 नंबर क्वेश्चन, बैंकिंग लोकपाल। बैंकिंग लोकपाल क्या है? पूछ रहा है कि बसों के लिए बैंक ऋण का प्रभारी है। बसों के लिए ऋण के लिए ब्याज दर निर्धारित करता है, ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है, बैंक की नई शाखाओं के लिए लाइसेंस जारी करता है। तो बैंकिंग लोकपाल का कार्य क्या है भैया? ग्राहकों की शिकायतों को सुनना, ग्राहकों की शिकायतों से सुनने से संबंधित है। यह बैंकिंग लोकपाल की शुरुआत कहां से हुई है? आरबीआई से हुई है। कब से हुई है? 1995 से हुई है। नोट कर लीजिएगा, बैंकिंग लोकपाल की शुरुआत कब से हुई? 1995 से हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए कौन सी सुविधा की शुरुआत की है? किसानों को फसल ऋण देने के लिए कौन सी सुविधा? सावधि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड ऋण, बैंक गारंटी ऋण या विदेशी मुद्रा विनिमय ऋण। तो हमारे भारत के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए कौन से ऋण की व्यवस्था की है? किसान क्रेडिट कार्ड। क्या? किसान क्रेडिट कार्ड, और इसको बोलते हैं केसीसी। और आप पुराने सेक्शन में पढ़ा होगा कि केसीसी की शुरुआत भारत में कब से की गई? 1998 से। इस पर किसानों को ऋण प्रदान किया जाता है। अगर वह 6 महीने के भीतर ऋण की अदायगी कर देते हैं किसान तो वह ब्याज मुक्त होता है। क्या होता है दोस्तों? ब्याज मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15।
निम्नलिखित में से क्या रेपो दर को सही दर्शाता है? पूछा है कि रेपो दर क्या है। आपके ऑप्शन है वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों की सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है, बैंकों द्वारा आरबीआई से ऊपर उधार लेने की दर, बैंकों द्वारा अपने महत्वपूर्ण ग्राहकों को ऑफर दी गई दर, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लिए लागू दर। तो पूछा है कि रेपो दर क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बैंकों द्वारा आरबीआई से उधार लेने की दर। इस पर क्या होता है, आरबीआई से क्या करते हैं, बैंक उधार लेते हैं और उसी को कहा जाता है रेपो दर। वह दर जिस पर आरबीआई से बैंक उधार लेते हैं, यानी बैंकों द्वारा आरबीआई से उधार लेने की दर क्या कहा जाता है, रेपो दर कहा जाता है। देखिए यहां पर लैंग्वेज चेंज कर दिया दोस्तों, लैंग्वेज चेंज कर दिया है, रेपो दर पर प्रश्न पूछा है। और रेपो दर वह ब्याज दर होता है जिस पर आरबीआई से क्या करते हैं, बैंक ऋण लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, संकट के समय के दौरान एक एक देखिए क्वेश्चंस के ट्रेंड लगातार मैं बदल रहा हूं। क्वेश्चन मैंने बताया था जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा हाई लेवल के प्रश्न होंगे, लेकिन बड़े अच्छे प्रश्न हैं। क्या है कि संकट के समय के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षितियां बतौर बफर वल निधि का काम कर सकती हैं वह है, क्या पूछा है कि संकट के समय यानी जब बैंकों के पास पैसे नहीं हैं तो ऐसी वह कौन सी निधि है जो आरक्षित कर लेती है, उसको फायदा होता है उस समय। तो CAR कैश एडजस्टिंग रेशियो, CRR कैश रिजर्व रेशियो, CRR और CRR और SLR। देखिए SLR के ही माध्यम से बैंक अपने पास बफर रूप में धन इकट्ठा करती हैं और वही काम करेगा इमरजेंसी में, आपातकाल में, संकट के समय। SLR क्या होता है, यह आरबीआई निर्धारित करती है और जितना निर्धारित करती है बैंक अपने NDTL का उतना प्रतिशत भाग अपने पास आरक्षित कर लेते हैं, यही होता है SLR। चलिए आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? सॉफ्ट हार्ड करेंसी की बात कर रहा है। क्या पूछ रहा है कि दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? तो जल्दी से सभी लोग एक बार शेयर करेंगे। अच्छा लग रहा होगा, मेरे हिसाब से सारी चीज़ें अच्छी ही चल रही हैं। आपके एग्जाम के लिए आप लोग पढ़ना थोड़ा इकोनॉमी कम पसंद करते हैं दोस्तों, लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आपको तब समझ में आएगा ना जब आप एक प्रश्न से फेल हो जाएंगे या एक नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तब आपको पता चलता है कि यार अगर शायद खास पढ़ लिया होता तो हमारे काम की चीज़ें हो गई होती। तो देखिए और एक चीज़ और, आप लोग आराम से पढ़िए, कुछ क्वेरीज वगैरह होगी तो मैं कमेंट सेक्शन में हूँ, आप लोग आराम से पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर बताता रहूँगा। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? क्या दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? तो ऐसी मुद्रा जो ऋण के बदले चुकाई जाती हो, ऐसी मुद्रा जो सोने के रूप में हो, ऐसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध हो, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। तो देखिए जिस मुद्रा की डिमांड होती है ज्यादा, क्या डिमांड होती है ज्यादा और सप्लाई होती है कम, तो वह आसानी से क्या होती है, उपलब्ध नहीं होती है, उस मुद्रा को ही दुर्लभ मुद्रा, दुर्लभ का मतलब जो उपलब्ध ना हो, आसानी से उपलब्ध ना हो। प्रश्न को समझिए, इकोनॉमी के प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज के सेशन का 16 नंबर क्वेश्चन। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है। विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, मौद्रिक नीति का नियंत्रण, सरकारी खर्च पर नियंत्रण, बैंकर्स का बैंक के रूप में कार्य। तो समझिएगा विदेशी मुद्रा के विनिमय का कार्य कौन करती है? केंद्रीय बैंक। भारत में कौन करता है? आरबीआई। मौद्रिक नीति पर नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई, भारत में केंद्रीय बैंक। सरकारी खर्च पर नियंत्रण कौन करता है? सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है। बैंकों के बैंक के रूप में कौन भूमिका निभाता है? आरबीआई।
प्रश्न क्या है, आपका जवाब आपके सामने है कि अर्थव्यवस्था में ऐसा वह कौन सा कार्य है जो केंद्रीय बैंक नहीं करता, सरकारी खर्च पर नियंत्रण का कार्य सरकार का है भैया, बैंक उस पर कुछ नहीं कर सकता। समझ रहे हैं ना? हाँ, उस पर बैंक कुछ भी नहीं कर सकता। सरकारी खर्च पर नियंत्रण का कार्य सरकार का है, उस पर बैंक कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खाता पर दी जाने वाली ब्याज की दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जैसे हम, प्रश्न क्या पूछ रहा है, जैसे हम अपने अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, उस पर जो पैसे पर ब्याज मिलता है 2%, 4%, वह कौन डिसाइड करता है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय वित्त आयोग, भारतीय बैंक संघ या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो ब्याज मिलता है, जो ब्याज मिलता है किसके बदले? देयता के बदले जो हम पैसा जमा किए होते हैं बैंक में, वह कौन डिसाइड करता है? संबंधित बैंक डिसाइड करता है भैया। हम जिस बैंक में जमा करते हैं वही डिसाइड करता है कि वह कितना हमको क्या करेगा, ब्याज देगा। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। भारतीय संघ, वित्त आयोग या आरबीआई जो बैंकों का संघ है उस पर टिक नहीं लगाना। हम अपने अकाउंट में कितना पैसा ब्याज के रूप में पाते हैं या कितना % ब्याज हमको मिलेगा, यह डिसाइड करने वाली की जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारे संबंधित बैंक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात, समझने का प्रयास करना, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य क्या है? पहली बात तो समझिएगा CRR होता क्या है भैया? देखिए, CRR मतलब वह अनुपात है बैंकों को अपने NDTL का कुछ प्रतिशत हिस्सा, बैंकों को अपने NDTL का कुछ प्रतिशत हिस्सा आरबीआई के पास जमा करना होता है। क्या पूछ रहा है कि CRR में वृद्धि, अगर CRR बढ़ जाता है तो आरबीआई के पास ज्यादा जमा करना होता है, और अगर ज्यादा जमा करना होता है तो बैंकों के पास पैसे हो जाते हैं कम। अब बैंक के पास मनी लो हो गई। अब आगे प्रश्न का जवाब सुनिएगा। वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए मुद्रा होगी, केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए मुद्रा होगी, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा होगी। देखिए भैया, जब CRR में वृद्धि कर दी जाती है तो बैंकों के पास पैसे कम हो जाएंगे, इसका मतलब है कि उधार देने के लिए उनके पास पैसे कम होंगे। क्या होगा? उधार देने के लिए पैसे कम होंगे। बहुत सही। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में एक एक प्रश्न को समझिएगा दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसके संदर्भ में? बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति आरबीआई करता है, बिल्कुल करता है, यह कथन सही है। इसकी शुरुआत 1995 से हुई है। बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाला अनिवासी भारतीयों की शिकायतें सुन सकता है, किसी की भी शिकायत सुन सकता है जिसका भारत में अकाउंट हो। बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम होता है और संबंधित पक्षों को मानने के लिए बाध्यकारी होता है। बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी गई सेवाएं निःशुल्क होती हैं। क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इसका C नंबर वाला कथन सही नहीं है, क्योंकि बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम नहीं होता है। अंतिम निर्णय आरबीआई के गवर्नर का होता है।
मेरी बात समझ में आ रही ना? बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होता है। अंतिम निर्णय आरबीआई के गवर्नर का होता है। अंतिम निर्णय किसका होता है? आरबीआई के गवर्नर का होता है। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप, अगर बैंक दर कम हो जाता है, सपोज करिए, सारी बातें यहीं पे पढ़ लो, ठीक है। अगर और अच्छे तरीके से समझना हो, व्यापक तरीके से आप मॉनेटरी पॉलिसी वाले चैप्टर को पढ़ लेना जो मैंने पढ़ाया आपको। किसको? मौद्रिक नीति वाले को। अगर बैंक दर कम हो गई, इसका मतलब है कि बैंक आरबीआई लोन ज्यादा ले लेंगी। किससे? आरबीआई से। बैंक आरबीआई से ज्यादा लोन लेंगी, कम नहीं, माफ कीजिएगा, बैंक आरबीआई से क्या करेंगी? ज्यादा लोन लेंगी भैया। और अगर बैंक आरबीआई से ज्यादा लोन लेंगी तो तरलता जाएगी बढ़, उनके पास पैसे होंगे ज्यादा। क्या पूछा है? क्या होगा? बाजार की तरलता बढ़ जाती है। बहुत सही, इसका यही जवाब है, कुछ नहीं। एक सही जवाब ढूंढ लो, बाकी और को छोड़ दो। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम हो जाएगी ना तो तरलता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख से कितने दिन के लिए वैध रहता है? जैसे मान लीजिए मैं आपको आज चेक दे रहा हूं, आज की डेट का चेक दे रहा हूं, तो कितने दिन तक वह वैध है? आप कितने दिन तक पैसा ले सकते हैं उसमें से? तो वह होगा 3 महीने तक। कब तक? 3 महीने तक। बहुत सही साथियों, एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से शेयर कर देंगे। और क्रेडिट कार्ड के नाम से जाने जाते हैं। क्रेडिट कार्ड को कौन सी मनी कहते हैं भैया? हार्ड मनी, इजी मनी, सॉफ्ट मनी या प्लास्टिक मनी? तो क्रेडिट कार्ड तो प्लास्टिक का ही होता है, उसको प्लास्टिक मनी ही कहते हैं। हार्ड मनी का मतलब होता है गर्म मुद्रा। गर्म मुद्रा का मतलब जिसको शीघ्र पलायन करने की शक्ति हो। इजी मनी का मतलब होता है ठंडी मुद्रा जो धीरे धीरे चलती है। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब दीजिएगा। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का व्यापक विकास करने के लिए और कृषि ऋण तक बैंक कृषि ऋण दें सुलभता के लिए सबसे पहले भारत देश में 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन किया गया। कब? 2 अक्टूबर 1975 को। शायद आप समझे होंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन कब किया गया था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? अभी मैंने बताया, जल्दी से सभी लोग कमेंट्स करेंगे। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, 1992 में, 82 में, 62 में, 52 में? जल्दी से बताइए प्लीज। तो देखिए, नाबार्ड की स्थापना हुई थी कब? 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। कौन सी? शिवरामन या शिवरमन, जो आप समझें। ये समिति थी, इसके सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड एक वित्तीय संस्था है, नाबार्ड कोई बैंक नहीं है। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक वित्तीय संस्था है, नाबार्ड कोई बैंक नहीं है। ठीक, नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन। बताइए भैया, समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? देखिए, मजा नहीं आएगा इसमें, इकोनॉमी में मजा कम आता है। इकोनॉमी बहुत समझनी पड़ती है, बहुत जल्दी हम आपके लिए कंटिन्यू प्रोसेस में सेशन ला रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? ऐसी कौन सी चीज है इसमें जो बैंकिंग संगठन नहीं है? तो भैया HDFC बैंक है, IDBI बैंक है, S बैंक है, SEBI बैंक नहीं है। ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, यह कंट्रोल करता है किसको? शेयर बाजार को। सेबी नाम सुना होगा ना, यह शेयर बाजार को कंट्रोल करता है। इसकी स्थापना 1988 में किया गया और यह काम करना शुरू किया कब से? 1992 से। इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई में है। कहां है? मुंबई में। तो सारी चीजें एक ही क्लास के अंदर आपको समझ में आने वाली हैं साथियों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण कौन करता है? इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप लोग देंगे, जल्दी से बताइए। 26 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे कि भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण कौन करता है? सीबीआई, आईडीबीआई, आरबीआई या एसबीआई? तो मुद्रा एवं साख का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई ही करती है भाई। और आरबीआई के लिए साख के नियंत्रण के लिए कमेटी होती है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें 6 मेंबर होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? बहुत सही, केंद्रीय सरकार, भारत का औद्योगिक वित्त विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का औद्योगिक विकास निगम। तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? तो आप सबको पता होगा, मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। प्लीज अगर मौद्रिक नीति के चैप्टर को ना पढ़ा हो ना, तो एक बार जाकर, बहुत शानदार तरीके से मैंने वहां पर आपके लिए डिस्क्राइब किया है, तो एक बार प्लीज सभी लोग जाकर के जरूर पढ़िएगा। बहुत ही दमदार है, बहुत ही मजा आने वाला उस टॉपिक में। तो चलिए बात करेंगे आज के सेशन का। नेक्स्ट, हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम, हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है? जो एफडीआई है, फिक्स डिपॉजिट, जिसको सावधि जमा खाता कहा जाता है, एक बार में जो जमा हो जाता है वह मैक्सिमम 10 वर्ष के लिए ही स्वीकार किया जाता है। 10 वर्ष से ऊपर के लिए स्वीकार एक बार में नहीं किया जाता है। अगर आप एफडी करवाने चाहिए तो उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना बैंक बताएगा? 10 वर्ष। उसके पहले आप 5 वर्ष का भी करवा सकते हैं, 7 वर्ष का भी करवा सकते हैं, 2 वर्ष का भी करवा सकते हैं। बहुत सही साथियों, एक बार सभी लोग शेयर करेंगे। देखिए साथियों, क्या है कि आप लोग इकोनॉमी पढ़ना पसंद नहीं करते, बहुत ही जोरदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त टॉपिक है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे आज के सेशन के नेक्स्ट और 29 नंबर क्वेश्चन। 1960 में, माफ कीजिएगा, 1969 में निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। प्रश्न क्या है कि 1969 में किसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? तो भैया राष्ट्रीयकरण उसका होता है जो प्राइवेट होता है, जो पहले से सरकारी था उसका क्या होगा? इसका हुआ था, इसका हुआ था, इसका भी हुआ था, इसका नहीं हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक तो पहले से ही सरकार की बैंक रही है। कब से? सरकार की बैंक कब से रही है? 1921 से ही रही है। फिर बाद में जुलाई 1955 में, कब? जुलाई 1955 में इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। और इन तीनों बैंकों समेत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। चलिए नेक्स्ट, 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? कारपोरेशन बैंक, देना बैंक, फेडरल बैंक या विजया बैंक? तो ऐसी वह कौन सी बैंक है जो राष्ट्रीयकृत नहीं है? बताइए कि निम्नलिखित भारतीय बैंकों में ऐसी वह कौन सी बैंक है जो राष्ट्रीयकृत नहीं है? तो आप कहेंगे सर फेडरल बैंक, संघीय बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। बहुत शानदार सेशन चल रहा है साथियों, बहुत ही अच्छी तरीके से, और ये सब मैं आपको बता रहा हूं। राष्ट्रीयकरण ये सब हुआ है, बैंकों का 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ है। एक बार 1969 में हुआ है, एक बार 1980 में हुआ है। एक बार 1969 में कुल कितने बैंकों का हुआ था? 14 बैंकों का। यहां कितने बैंकों का हुआ था? 6 बैंकों का। कुल 20 बैंकें हो गई थी, लेकिन विलय की प्रक्रिया लगातार जारी रही, और विलय के बाद वर्तमान समय में कुल कितने बैंक हैं? 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक है। नेक्स्ट,
भारत में मुद्रा की पूर्ति करता है कौन? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड, व्यापारिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक। तो मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? जल्दी से बताइए इसका सही जवाब कौन है? केवल एक और दो और तीन, 1 2 3 4। तो मुद्रा की पूर्ति तो आरबीआई ही करता है, तो इसका ऑप्शन है सही है। मनी सप्लाई कौन करता है? मुद्रा आपूर्ति का कार्य कौन देखता है? आरबीआई ही देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात मतलब CRR में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या है? नगद आरक्षित अनुपात में कमी की जाती है तो कमी की जाने से क्या हो जानते हैं? बैंक मनी होगी ज्यादा, क्योंकि बैंकों को आरबीआई के पास पैसा रखना होगा कम। अगर बैंक मनी ज्यादा है तो साख सृजन वृद्धि होगी। साख सृजन क्या होगी? ज्यादा। भी ज्यादा है तो ज्यादा देंगे ना, और कम है तो कम देंगे। ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं। इस सीआरआर को बड़ी गंभीरता से पढ़ने के लिए आप कहां जाएंगे? मौद्रिक नीति वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही शार्प तरीके से हमने वहां पर आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है? वित्त मंत्रालय के सचिव, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, वित्त मंत्री, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए 1 रुपए, जो 1 रुपए की करेंसी होती है ना, 1 रुपए की करेंसी होती है, उस पर हस्ताक्षर। देखिए एक चीज और आपको बता दूं, इकोनॉमी में हस्ताक्षर का जिक्र नहीं किया जाता। हस्ताक्षर के लिए वैधानिकता शब्द का प्रयोग होता है। किसका? वैधानिकता। वैधानिकता का मतलब क्या होता है? लीगल टेंडेंसी। इकोनॉमिक्स के लिए लीगल टेंडेंसी यानी वैधानिकता शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए भैया, बहुत सही। नेक्स्ट, और 1 रुपए का नोट कौन बनाता है? भारत सरकार बनाती है। कौन बनाती है? भारत सरकार बनाती है। और उस पर हस्ताक्षर किसका होता है? वित्त सचिव का होता है। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है, जो वित्त सचिव है। और वर्तमान समय में अगर करंट वित्त सचिव की बात करें ना, तो अतनु चक्रवर्ती हैं। कौन है? अतनु चक्रवर्ती। अतनु चक्रवर्ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल एंड बियर, तेजड़िया एंड मेंदड़िया शब्दावली का संबंध किससे? स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, विदेशी मुद्रा, रिजर्व या आंतरिक व्यापार। तो बुल एंड बियर, तेजड़िया मंदड़िया का संबंध है शेयर बाजार से। शेयर बाजार का मतलब क्या है? स्टॉक मार्केट्स। किससे है? स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार से। तो प्लीज सभी लोग एक बार शेयर करेंगे। और मैंने आपसे कहा था कि प्रत्येक दिन हम आपके बीच में विशेष प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के उपस्थित होंगे। क्या? विशेष प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के उपस्थित होंगे। आप 80 प्रश्न फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट मिलाकर कर चुके थे, और आज हम लोग भी 40 प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। हम लोग लगातार आपके बीच में बने रहेंगे। 200 प्रश्नों को करने के बाद फिर हम लोग इकोनॉमी के अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। लगातार हम आपके बीच में बने रहेंगे। चलिए भैया, बात करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? BSE के बारे में पूछ रहा है। BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1855, 61, 75, 85। मैंने बताया था आज के ही क्लास में। जल्दी से बताओ। मैं इसका हेडक्वार्टर बता रहा हूं। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहां है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। और इसका जो सूचकांक है, संवेदी सूचकांक, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक है सेंसेक्स। क्या है? सेंसेक्स है। यह 30 अग्रणी कंपनियों का
शेयर होता है। यह 30 अग्रणी कंपनियों का शेयर होता है। जो 30 सबसे बड़ी कंपनियां है ना सेंसेक्स, उनका शेयर होता है। नेक्स्ट, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? भारत सरकार, वित्त आयोग, रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो जो कागजी मुद्रा यानी करेंसी जारी की जाती है उसका अधिकार किसके पास है? जो कागजी मुद्रा जारी की जाती है, करेंसी जारी की जाती है, उसका अधिकार किसके पास है भैया? तो रिजर्व बैंक के पास है। रिजर्व बैंक ही तो करेंसी जारी करती है। वर्तमान समय में 2 रुपया से लेकर 2000 रुपए तक की करेंसी को कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ही जारी करता है। 2 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक की करेंसी को रिजर्व बैंक ही जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो पहली बात तो यह क्लियर कर लीजिएगा कि जो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी ना, तो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी कब? 1 अप्रैल 1935 को। और जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी तो वह भारत के यूरोपीय लोगों पर आरक्षित बैंक था। यूरोपीय कंपनियां उस पर अपना अधिकार जमा के रखी थी और उसका राष्ट्रीयकरण होता है कब जानते हैं? जनवरी 1949 में। वह जनवरी 1949 में भारत सरकार के अंतर्गत आती है। और राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन था? तो राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर थे कौन? सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख थे। बहुत सही। कौन थे? सीडी देशमुख, राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर। धन्यवाद। तो इसका सही जवाब 1 जनवरी 1949। पता चल रहा है ना? चलिए, बहुत सही। एक बार शेयर करिएगा भैया, आपकी संख्या कम हो जाती है यार। हम लोग इतना परिश्रम करते हैं तो प्लीज कम से कम यार हौसला बढ़ाने के लिए शेयर करते रहा करो। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स भी करते रहो, ऑफलाइन कमेंट्स भी कर सकते हैं। चलिए, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहली तैरता हुआ एटीएम कहां स्थापित किया गया? कोच्चि, मुंबई, चेन्नई या विशाखापट्टनम? तो देश में पहला तैरता हुआ एटीएम, तैरता हुआ मतलब समुद्र में होगा ना, तो तैरता हुआ एटीएम कहां स्थापित किया गया? कोच्चि में। किसने? याद रखिएगा, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड है एक, क्या है? नाबार्ड क्या है? एक बैंक है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, एक बीमा कंपनी है या केंद्र सरकार का एक डिपार्टमेंट है? बताइए भाई कि नाबार्ड क्या है? बताइए क्या है नाबार्ड? तो नाबार्ड एक वित्तीय संस्था है, अखिल भारतीय वित्तीय संस्था। अखिल भारतीय का मतलब जो संपूर्ण भारत के लेवल पर काम करने वाली संस्था होती है। तो नाबार्ड एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्था है। कैसी संस्था है? अखिल भारतीय वित्तीय संस्था। चलिए आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एग्जिम आयात निर्यात हेतु वित्त के लिए काम करती है, आरबीआई बैंकों का बैंक है, आईडीबीआई औद्योगिक वित्त निगम है, एफसीआई कॉमर्शियल संस्थाओं की वित्तीय मदद करने वाली संस्था है। पहली बात तो आप ये समझिएगा, एफसीआई क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, यानी भारतीय खाद्य निगम है। तो ये तो ऑप्शन यहीं पर हो जाता है कंप्लीट। अब आपको पता चल गया होगा क्या सही है क्या नहीं सही है। तो ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम।
तो ये विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाला विकल्प सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये आज का बहुत ही शानदार जोरदार टॉपिक रहा। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में पुनः आपके बीच में उपस्थित होंगे। थोड़ा सा आपको कुछ जरूरी सूचना देनी साथियों कि आप लोग क्या करते हैं, इकोनॉमी से भागते हैं। देखिए साथियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और एक नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तब आपको अपने सब्जेक्ट की वैल्यू याद आती है, तब आप समझते हैं कि आपके लिए कुछ सब्जेक्ट का भी मायने है। इसीलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, जोरदार तरीके से टॉपिक को कवर करिए। देखिए, अगर आप क्वेश्चंस की सीरीज में भाग लेते हैं तो क्वेश्चंस की सीरीज में हर टॉपिक के क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आप उसको सॉल्व करते हैं, आपको सॉल्व कराया जा रहा है, तो आपके लगभग सारे टॉपिक्स वहीं पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ठीक कल 8 बजे। इंतजार रहेगा आपको, जरूर उपस्थित होइएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।